जब आपने कहा था कि बोलने के लिए फ्रीडम नहीं है कांग्रेस पार्टी में, और कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग कहते हैं तो क्या बीजेपी में है? बीजेपी में भी लोग बोल नहीं सकते हैं, तो क्या आपकी पार्टी में भी डेमोक्रेसी है? आपकी पार्टी में भी जो यंग लीडर्स हैं वो आपको सुझाव देते हैं, कोविड को लेके हो या फिर लद्दाख को लेके हो? क्या आपके जो सीनियर लीडर्स हैं वो वैसे ही ओपन है जैसे कि आप कहते हैं, या फिर कांग्रेस सही है कि आपकी पार्टी में नहीं है? देखिए, ये बहुत डेमोक्रेसी एक बहुत व्यापक शब्द है। डिसिप्लिन और स्वतंत्रता भी अपने अपने संदर्भ अपनी जगह रखते हैं। इस सब दायरे से बाहर निकलकर मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी अगर ये सवाल पूछती है तो मैं थोड़ा आपको सवाल पूछना चाहता हूँ। अडवाणी जी के बाद श्री राजनाथ जी, बाद में श्री नितिन जी, बाद में फिर राजनाथ जी, मैं बना, अब नड्डा जी बने। कोई परिवार का आदमी है क्या? इंदिरा जी के बाद कांग्रेस पार्टी का एक अध्यक्ष बता दीजिए जो गांधी परिवार के बाहर है। क्या डेमोक्रेसी की बात करें? और मैंने कोविड के समय कोई राजनीति नहीं करी। आप मेरे 10 साल के ट्वीट निकाल दीजिए सार्वजनिक बयान, हर 25 जून को मैं बयान देता हूं कि इमरजेंसी एक ऐसी चीज है जिसको देश की जनता ने याद रखना चाहिए, क्योंकि हमारे लोकतंत्र के मूल पर, इसकी नींव पर प्रहार हुआ था। इस देश की जनता ने कभी भूलना नहीं चाहिए। किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता ने, किसी भी नागरिक ने, किसी भी सिटीजन ने इसको नहीं भूलना चाहिए। ऐसे प्रयासों को हमेशा याद रखना चाहिए और इसके खिलाफ जागरूकता भी रखनी चाहिए। और ये कोई एक दल की बात नहीं है, देश के लोकतंत्र पर जो आघात हुआ था इसकी बात है। हर बार प्रसंग के अनुरूप उसकी भाषा बदलती है, इसका टोन बदलता है, परंतु वो ट्वीट मेरा एंटी एजेंसी था। जी जी, आप गृह मंत्री है इसलिए मैं आपसे बोलूँगी कि जो पिछले हफ्ते एक हैशटैग जो था वो वायरल हो गया था, जो पाकिस्तान और चाइना के हैंडल्स भी कर रहे थे, सरेंडर मोदी, जो इंडियन पॉलिटिकल हैंडल्स ने शुरू किया था, लेकिन ये सब पाकिस्तान में भी वायरल हो गया। चाइना के ट्विटर हैंडल्स, जो चाइना में ट्विटर है भी नहीं, लेकिन चाइना के सो कॉल्ड ट्विटर हैंडल्स वो भी वायरल कर रहे थे। तो जो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा है उसके लिए क्या हम सक्षम हैं? भारत सक्षम है? पूरी तरह से सक्षम है, मगर दुख तब जो होता है, इतने बड़े राजनीतिक दल के पूर्व अध्यक्ष इतने संकट के समय में इतनी ओछी राजनीति करते हैं, तब दुख होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उनके लिए आत्मचिंतन का विषय है। इनके हैशटैग को पाकिस्तान और चीन आगे बढ़ा रहा है, मेरे लिए नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता का विषय है कि इनके नेता के हैशटैग को पाकिस्तान और चीन बढ़ावा दे रहा है। आप ऐसी बात करते हो जो पाकिस्तान और चीन पसंद करता है, और ऐसे संकट के समय में जी पार्लियामेंट होनी है, चर्चा करनी है तो आइए करेंगे। 62 से लेकर आज तक 2-2 हाथ हो जाए, कोई नहीं डरता चर्चा से। मगर जब देश के जवान संघर्ष कर रहे हैं, सरकार एक स्टैंड लेकर ठोस कदम उठा रही है, उस वक्त पाकिस्तान और चीन को खुशी हो इस प्रकार के स्टेटमेंट देना किसी ने नहीं करना चाहिए। कभी मुझे लगता है हम अपने इंटरव्यू के दायरे से स्मिता जी बाहर जा रहे हैं। मैं थोड़ा आपके मैं सामने, सोचा शायद आप भूल गए हो। नहीं, मैं नहीं भूला हूं। मैं ठीक से, मैं दिल्ली की जनता के लिए यहाँ पर आया हूँ, दिल्ली की जनता को आगाह करने के लिए आया हूँ। मैं सबसे पहले बताऊंगा कि बेड्स की स्थिति में कैसे परिवर्तन हुआ है। 14 जून को टोटल 9,937 बेड थे, आज 30,000 बेड की व्यवस्था हो चुकी है। तो अगर सपोज मेरे को कोविड हो तो क्या मैं अगर किसी भी हॉस्पिटल में जाऊं तो मुझे मना किया जाएगा कि पहले नेगेटिव सर्टिफिकेट ले आइए, या फिर आपके पास इंश्योरेंस है कि नहीं, ये सब पूछेंगे, या मुझे भर्ती कर दिया जाएगा? प्राइवेट अस्पतालों के विषय पर मैं बाद में आता हूं। जी, किसी भी कोविड पेशेंट के लिए भारत सरकार, दिल्ली सरकार और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कोविड के लिए जो रेखांकित किए हैं वो सारे अस्पताल उपलब्ध है। कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। कोविड पॉजिटिव का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, वो तो जरूरी है, क्योंकि आप अगर कोविड पॉजिटिव नहीं है और कोविड अस्पताल में जाओगे तो आपको भी कोविड लग सकता है। तो मैं जो बात कर रहा हूं, कोविड बेड्स की बात करता हूं।
30 जून तक हमने 30,000 बेड बन जाएंगे। रेलवे कोचिस के अंदर 8,000 बेड बने और 8,000 की तैयारी है, मगर मैं अभी 8,000 ही गिन रहा हूँ। DRDO एक एक्सक्लूसिव कोविड अस्पताल बना रही है जिसमें 250 ICU बेड भी होंगे, विथ वेंटिलेटर होंगे, वो अलग से बने हैं। और 10,000 का ITBP संचालित राधा स्वामी सत्संग न्यास के बड़े कैंपस के अंदर बारिश की सीजन को ध्यान में रखकर हमने बेड बनाए हैं, इसको ITBP संचालित करने वाली। कुल मिलाकर 30,000 बेड है। तो अभी भी जो 9,937 दिल्ली सरकार ने पहले व्यवस्था की वो भी पूरे भरे नहीं है। तो दिल्ली सरकार ने ऐसा नहीं है कि व्यवस्था नहीं करी थी, उनके भी खाली ही थे, परंतु हमने आगे अगर स्थिति बिगड़ती है तो क्या होगा इसका एडवांस प्लानिंग किया। अब मैं आता हूं रेट पर। ये फरियाद दिल्ली के काफी लोगों की आती थी कि भाई प्राइवेट अस्पताल मनमाने रेट्स ले रहे हैं। तो मेरी मीटिंग में एक निर्णय दिया गया था कि डॉक्टर पॉल की अध्यक्षता में कुछ डॉक्टरों की कमेटी बनेगी, वो प्राइवेट अस्पतालों को भी सुनेंगे, देश भर की बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी कंसीडर करेंगे और कोविड पेशेंट को ट्रीटमेंट करने के लिए क्या एक्स्ट्रा खर्च लगता है, जैसे PPE किट का खर्च लगता है, कुछ खाना बना, ब्लड टेस्ट ये वो, और दूसरा कुछ लोगों को ज़्यादा उनको पैसा भी देना पड़ता है रिस्क के कारण, इंश्योरेंस लिया है सबने। तो ये सारे का मिल मिलाकर क्या फर्क पड़ता है इसको देखकर उनके रेट कंसीडर करने के लिए हमने एक कमेटी बनाई थी। आइसोलेशन बेड के रेट जो 24,000 से 25,000 तक थे पहले, आज दिल्ली के कोई भी अस्पताल में कोविड पॉजिटिव पेशेंट जाएगा तो 8,000 से 10,000 में बेड उपलब्ध कराए। पर वो एडिशनल्स होते हैं ना? नहीं, कोई, सुन लीजिए आप, मैं पूरी बात बताता हूँ, पहले आप मेरा पूरा सुन लीजिए। बिना ICU, बिना वेंटिलेटर का जो ICU है, इसके पहले रेट थे 34,000 से 43,000, एवरेज में कह रहा हूँ। अब 13,000 से 15,000 किया गया है और ICU वेंटिलेटर के साथ 44,000 से 54,000 का बेड का खर्च था, इसको 15,000 से 18,000 कर दिया गया है। एक इसके अंदर कोविड के जितने टेस्ट करेंगे इंक्लूड है, वेंटिलेटर पर रखेंगे इसका खर्चा इंक्लूड है, सारी दवाइयाँ इंक्लूड है, और अगर डायबिटीज है और आपको आगे की ट्रीटमेंट भी करनी पड़ती है तो ये भी सारा इंक्लूड है। ये पूर्णतः अपने आप में एक सील पैकेज है, आप समझ लीजिए। तो इसको हमने कम कराया है। आज दिल्ली के बहुत सारे अस्पतालों के अंदर, सब अस्पताल जो कोविड के लिए अपनी अपनी बताए हैं, वो सारे अस्पतालों के अंदर हमने ये व्यवस्था करी। तो एक तो 10,000 से बढ़ाकर हमने 30,000 बेड करे, रेट को हमने लगभग कई जगह 1/3 कर दिया, कई जगह आधा कर दिया है। तो ढेर सारी व्यवस्थाएं करी हैं और 21 जून से फिर से इसका रिव्यू करा, 14 जून की मीटिंग के बाद। अब हम जो पूरा टेस्ट बढ़ा दिए, इसके जो नतीजे आए, इसके आधार पर 26 जून तक नए कंटेनमेंट जोन बनाने थे। कल शाम को कंटेनमेंट जोन 280 नए बना दिए। तो कंटेनमेंट जोन को रीडिफाइन किया गया है, क्योंकि अब टेस्ट ज्यादा करने के बाद स्थिति अलग। पूरी दिल्ली हो जाएगी? पूरी दिल्ली नहीं हुई है, पूरी दिल्ली नहीं। आप इतने सारे केसेस होंगे तो फिर कंटेनमेंट। स्मिता जी, मैं आपको और दिल्ली वालों को आश्वस्त करना था, इतने सारे कंटेनमेंट जोन बहुत छोटे छोटे बनाए हैं, परंतु पूरी दिल्ली नहीं होगी और इस पर जल्दी काबू कर लिया जाएगा। आरोग्य सेतु ऐप और इतिहास ऐप दोनों को इकट्ठा मिलाकर इसके बहुत अच्छे नतीजे आए हैं, जिससे लोग जान पाते हैं कि मेरे आसपास कोई कोविड पेशेंट आता है या नहीं आता है, और इसके बहुत अच्छे नतीजे हमने लिए हैं। और ये जो सारी चीज़ें थी, इसके साथ हमने NGO को भी जोड़ा है। इन्होंने भी अपने आइसोलेशन सेंटर चालू किए हैं और NCC, NSS और स्काउट और सामाजिक संस्थाओं को भी जोड़ने का काम किया। लगभग 6,000 वॉलंटियर हमें तैयार मिल गए हैं। अब तक एक कन्फ्यूजन था कि जिले की जिम्मेदारी किसकी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अलग करता था, भारत सरकार। दिल्ली की यही प्रॉब्लम तो रही है हमेशा। नहीं, मगर ये मैंने 14 जून को तय कर दिया, परिपत्रित हो गया भारत सरकार की ओर से कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ दिल्ली
इसके तहत एमसीडी भी काम करेगी, भारत सरकार की टीमें भी काम करेगी, दिल्ली सरकार की टीमें भी। तो एक चेन ऑफ कमांड हमने तय किया है और जिला स्तर की निगरानी टीमों का गठन भी कर दिया गया है। उनका 2 हिस्सों में 1200 लोगों का 2400 लोगों का प्रशिक्षण एम्स और आईसीएमआर के द्वारा वीडियोग्राफी से। डीएम तो सेंट्रल में आ गया, तो उसका मतलब है कि दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो कंप्लीटली सेंटर के अंडर काम। अमित शाह को आप सुन रहे थे, दिल्ली की जनता को आश्वस्त करते हुए। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस लौटें।